भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग? ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग जिम्मेदार थे। क्या और भी कोई कारण थे जिन्होंने कि भारत के विभाजन की आधारशिला रखी? क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा नहीं, कांग्रेस की गलतियां नहीं होंगी, ये मोहम्मद अली जिन्ना का प्रयास था। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी भारत के विभाजन के लिए अकेले उनके प्रयास से भारत का विभाजन संभव नहीं था। इसके लिए कांग्रेस ने भी समय समय पर ऐसी कुछ गलतियां की जिससे कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना को मौका मिला और उन्होंने भारत के विभाजन के लिए माहौल तैयार किया। ऐसी कौन कौन सी कांग्रेस ने गलतियां करी, अगर हम इस पर चर्चा करने लगे तो ऐसी बहुत सारी गलतियां रही है कांग्रेस की, जिन्होंने कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना को उस्काया और अलग पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक और बहुत बड़ी गलती थी, और वह गलती थी 1937 का प्रांतीय इलेक्शन। अब ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि 1937 का प्रांतीय इलेक्शन, भाई ये गलती कैसे थी? 1937 का जो प्रांतीय इलेक्शन था, यह एक ऐसा इलेक्शन था जिसने कि अंततः इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसी गलतियां करी जो कि भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग रास्ता अपनाने के लिए बाध्य करने का कारण बना। शायद आप लोग इस घटना से 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस द्वारा की गई इस ब्लंडर मिस्टेक से बहुत कम लोग परिचित होंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस घटना के अंततः तह तक जाकर के सत्य को उजागर करना, यह जानना कि कांग्रेस ने ऐसी गलतियां क्यों की और क्या थी वो गलतियां जिसने कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 के इलेक्शन के बाद से क्या किया, जिन्ना को पाकिस्तान की राह दिखाई। क्या थी वो गलतियां? क्या थी गलतियां? ठीक है, किसने की? जिन्ना को उसका लाभ कैसे मिला? जिन्ना को लाभ कैसे मिला? और क्या ये गलतियां पाकिस्तान निर्माण के लिए पर्याप्त थी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर कि आज हम चर्चा करेंगे और एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जब हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे, कुछ जो विद्वान हैं, अगर आप अच्छे विद्वानों की किताबें पढ़ेंगी तो उन्होंने ऐसे कोटेशन कोट किया है कि 1937 का जो प्रांतीय इलेक्शन था, कांग्रेस ने, मैंने एक कोटेशन पढ़ा था उसमें लिखा गया था कि कांग्रेस ने चुनाव जीता और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान। सोचिए यह कितना बड़ा क्लेम है कि 1937 का इलेक्शन होता है, कांग्रेस चुनाव जीतती है और विद्वान क्लेम कर रहे हैं कि इस चुनाव से ही जिन्ना ने पाकिस्तान जीत लिया। दरअसल वर्ष 1935 में जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया तो उसमें यह प्रावधान रखा गया कि भारत में जो प्रांतीय सरकारें हैं, उस समय भारत में कुल 15 प्रांतीय सरकारें थी। ठीक है, 15 प्रांत थे भारत में उस समय, 15 प्रांत थे। और अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन होगा, लेकिन 1935 के एक्ट में प्रावधान कर दिया गया कि प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन नहीं रहेगा, बल्कि
प्रांतीय स्वायत्तता होगी, प्रांतीय स्वायत्तता होगी। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब अब प्रांत अपनी इच्छा से, जो प्रांत की सरकारें होंगी वह टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, पुलिस और प्रशासन का मैनेजमेंट कर सकती हैं, जन कल्याण कर सकती हैं, और उसके लिए कोई उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। अब प्रांतीय स्वायत्तता की बात आ गई एक्ट में। साथ ही 1935 के एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि जैसे ही यह एक्ट लागू होगा तुरंत केंद्र सरकार या जो उस समय की सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वह तुरंत भारत में प्रांतीय इलेक्शन करवाएगी। अब 1935 में यह एक्ट आया और 1936 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि अगले साल चुनाव होंगे, अगले साल चुनाव होगा, प्रांतीय चुनाव। अब यहां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या कांग्रेस को उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन गांधी के आने के बाद से कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूर्ण रूप से इलेक्शन नहीं लड़ती थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1919 के एक्ट के बाद जब चुनाव भी हुए 1923-24 में, तो उस समय भी पूर्ण रूप से कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि स्वराज पार्टी के रूप में कांग्रेस के कुछ धड़े ने इलेक्शन लड़ा था। और अभी क्या था कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी 1929 में, और 1930 में उसको झंडा भी लहरा दिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे, 1930 में प्रस्ताव पारित करके। और ऐसे में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत होने वाले चुनावों में पार्टिसिपेट करना, और आपको पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला है, फिर भी ब्रिटिश सिस्टम के अंदर उसके सिस्टम में भागीदारी करना किस हद तक कांग्रेस के लिए सही था? यह एक विवाद का मुद्दा था, चर्चा का मुद्दा था। अब कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई कि यही 3 लोग यह निर्णय ले कि क्या कांग्रेस को 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार किया था। गांधी जी द्वितीय में गए भी थे, लेकिन वहां से वो संतुष्ट होकर के लौटे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद जारी भी था, और साथ ही 1935 के एक्ट को भी कांग्रेस ने आलोचना करके खारिज कर दिया था। तो जिस एक्ट की हमने आलोचना करके खारिज कर दिया, जिसे क्या उसी एक्ट के आधार पर होने वाले चुनाव में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का मत था कि नहीं, हमें चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? तो इनका तर्क था कि ब्रिटिश सरकार एक पूंजीवादी सरकार है, एक साम्राज्यवादी सरकार है, और साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत हमें कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इनका एक स्पेशल ये मत था। लेकिन सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों का मत इनके विपरीत था। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए भाई? क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इसके दोहरे फायदा होंगे। कैसे? कि चूंकि प्रांतों में पूर्ण रूप से स्वायत्तता दे दी गई है, तो अगर हमारी बहुमत होती है, हमारी सरकार प्रांतों में बनती है, तो हम देश के जन कल्याण के लिए कार्य कर पाएंगे। लोगों को हमसे उपेक्षा है, क्योंकि लोग सिर्फ लगातार हमारे कहने पे आंदोलन करते जा रहे हैं, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो लोगों को कुछ लाभ दे सकेंगे, हम लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम कर पाएंगे। जो उन पे अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों को रोका जा सकेगा। ठीक है? और दूसरा लाभ क्या होगा कि अगर कांग्रेस बहुत विशाल बहुमत के साथ जीतती है, तो इससे ब्रिटिश सरकार को भी यह संदेश मिलेगा कि कांग्रेस भारत में बहुत ताकतवर हो गई है, और इसीलिए कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है ब्रिटिश के साथ,
वह बढ़ जाएगी और ब्रिटिशर्स को कांग्रेस से डर लगेगा। कांग्रेस के डिसीजन को नकारने में उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग जाएगा कि भारत की विशाल जनसंख्या कांग्रेस के साथ खड़ी है, तो अगर कांग्रेस अभी कुछ भी करेगी तो पूरी की पूरी जनसंख्या अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी। इस आधार पर इन दोनों ने कहा कि नहीं, इलेक्शन में भागीदारी, चुनाव में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चुनाव भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2-1 के बहुमत से इस कमेटी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस को इलेक्शन में जाना चाहिए। अब इलेक्शन में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात थी। अब यहां ध्यान रखना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कौन करेगा। तो कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई कि पूरे देश में जो टोटल 15 प्रांत हैं, वहां 15 प्रांत के केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में सरदार पटेल होंगे। ठीक है, सरदार पटेल होंगे और साथ ही 15 प्रांतों के लिए 15 अलग अलग प्रांतीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। उसी तरीके का एक प्रांत था और जिसे आज आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसे उस समय कहा जाता था संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको दी गई? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे और बड़े नेता थे, तो इन्होंने इनको उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने वहां पर जाकर के जब प्रांतीय स्तर के जो अपने मेंबर थे, कांग्रेस के मेंबर, जब उनसे बातचीत किया तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगी, अकेले विजय संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है, तो वह चुनाव नहीं जीत पाएगी, वह बहुमत नहीं ला पाएगी। और यह रिपोर्ट उन्होंने केंद्रीय प्रांतीय समिति को दिखाया। अब केंद्रीय प्रांतीय समिति ने कहा कि ठीक है, आप चूंकि सेंट्रल इस प्रांत में आप ही इसके हेड हैं, तो आप जो निर्णय लेंगे वह हम सबको मान्य होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय भारत के विभाजन के लिए एक बहुत बड़ी कांग्रेस की भूल साबित हुई। वो निर्णय क्या था? वो निर्णय था कि कांग्रेस संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। अब सोचिए, जो आपकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जो एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि वह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वह एक सेकुलर पार्टी जो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वह एक धार्मिक सांप्रदायिक पार्टी के साथ कोलिशन बना करके, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने जा रही थी। यह फैसला लिया गया कि भारत के शेष सभी प्रांतों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। अब भाई, मुस्लिम लीग तो कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार कांग्रेस के ही विरोध में अपनी राजनीति करते थे, तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना कैसे तैयार होंगे? तो इस बात की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक मित्र थे रफी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे रफी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू के ये मित्र थे रफी अहमद किदवई, इनको सौंप दी, रफी अहमद किदवई को सौंपी गई और कहा गया कि आप मुस्लिम लीग के जो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास कीजिए।
रफी अहमद किदवई जो कि मुसलमानों के ये भी एक अच्छे नेता माने जाते थे। और रफी अहमद किदवई के बारे में एक बात विशेष है कि ये मोतीलाल नेहरू के असिस्टेंट हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे, और बाद में जवाहरलाल नेहरू के भी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू इन पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। तो रफी अहमद किदवई मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता, किससे मिले? मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता खलीक उज्जमान से मिले। ये थे मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता खलीक उज्जमान। खलीक उज्जमा ये मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे, और मुस्लिम लीग में ये तीसरे स्तर पर आते थे। सबसे ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना होते थे, और उसके बाद लियाकत अली खान होते थे, और उसके बाद तीसरे कद के नेता यही थे खलीक उज्जमा। तो रफी अहमद किदवई ने खलीक उज्जमा से संपर्क किया और कहा कि हम संयुक्त प्रांत में गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करते हैं। खलीक उज्जमा ने बाकी के जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनसे बातचीत करके और उनको कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रांत में गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। इस तरीके से संयुक्त प्रांत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। यह एक बहुत बड़ी भूल थी, यह बहुत बड़ी भूल थी। फिर अब इलेक्शन में कैंपेनिंग शुरू हुआ। जो मुस्लिम लीग 14 प्रांतों में कांग्रेस पर हमला बोलती थी, उनके विचारों को काटती थी, कांग्रेस उसको काटती थी, और वह दोनों संयुक्त प्रांत में आपस में मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे थे। 1937 का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो कि कांग्रेस को लग रहा था उससे काफी हट करके और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस को जो भरोसा नहीं था वैसा कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ 1937 के इलेक्शन में। परफॉर्मेंस क्या रहा? ये जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है इसी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और उस समय संयुक्त प्रांत के 1937 के इलेक्शन में टोटल 228 सीटें थी। इस 228 सीटों में से 66 सीटें सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो 1909 का जो एक्ट था उसी के बाद से मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती थी। तो 228 में से 66 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, और इसमें से मुस्लिम लीग ने केवल 26 सीटें जीती। सोचिए, जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे कांग्रेस ने वहां पर मुस्लिम लीग के प्रत्याशी खड़े किए थे, और उनमें से भी मुस्लिम लीग बहुत बड़े स्तर पर सीट हार गई और केवल 26 सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 133 सीट जीत लिए, 133 सीट, मतलब अकेले बहुमत से अधिक। 228 सीटें थी, और 228 का मतलब 114 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, और कांग्रेस ने 133 इतनी सीटें अकेले जीत ली। बाकी अगर प्रांतों की बात करें तो बाकी प्रांतों में भी देखिए, बंगाल में मुस्लिम लीग ने सिर्फ 250 में से 37 सीटें जीती, पंजाब में 175 में से 2 सीटें जीती, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहां पर मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिला। सिंध जो कि पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल इलाके में से माना जाता था, वहां 75% जनसंख्या लगभग मुसलमानों की थी, वहां भी मुस्लिम लीग को 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। तो बड़े बड़े राज्यों में भी मुस्लिम लीग अपना खाता तक खोलने में असफल रही, और यहां भी जो उत्तर प्रदेश है, जो संयुक्त प्रांत है, वहां भी कांग्रेस के गठबंधन के चलते ही मुस्लिम लीग को 26 सीटें मिली, लेकिन यह 26 सीटें इतनी कम थी और कांग्रेस को अकेले 133 सीटें मिल गई। यहां से अब जवाहरलाल नेहरू को लगने लगा कि अब हम अकेले सरकार बना सकते हैं, तो अब हमें मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। भाई, आप इलेक्शन लड़ते समय गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव में जब आपको अकेले पूर्ण बहुमत आ गई तो अब आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि हमें गठबंधन तोड़ देना है और सरकार सिर्फ हम अकेले बनाएंगे। यह एक तरीके से कहा जाए तो छल है, धोखा है। चुनाव के पहले आप कुछ और थे, चुनाव के बाद जीतते ही आप बदल गए, पूरा धोखा है ये तो। खैर,
अब जवाहरलाल नेहरू उस समय, चूंकि संयुक्त प्रांत में जो भी सरकार बनाने का निर्णय लेना था यह जवाहरलाल नेहरू पर ही छोड़ दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मुस्लिम लीग गठबंधन में शामिल नहीं हो सरकार में और मुस्लिम लीग लगभग समाप्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्यों से यह कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप संयुक्त प्रांत में सरकार में शामिल होंगे तो हम लीग के, मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को, केवल 2 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। 2 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल करेंगे। पहली शर्त तो ये ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि मुस्लिम लीग के जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं उन सबको, सभी जीते प्रतिनिधि को, सभी जीते हुए प्रतिनिधि को लीग की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। लीग की सदस्यता से त्यागपत्र, ठीक है। तीसरा शर्त जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया कि लीग आगे अपना सेंट्रल प्रोविंस का विभाग या जो उनका वहां पर गठबंधन है या जो उनका वहां पर संरचना है वह की संरचना भंग कर देगी। संरचना भंग करने का मतलब है कि अब आप यहां पर जो भी मुस्लिम लीग के मेंबर हैं वहां पर जो भी मुस्लिम लीग का आपका एक सिस्टम है वो सारा सिस्टम आप बंद कर देंगे। अगला शर्त इन्होंने क्या रखी कि लीग आगे चुनाव में भागीदारी नहीं करेगी। ये ध्यान रखना है कि ये संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की यह शर्त सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस के लिए था, ठीक है, कि सेंट्रल प्रोविंस में लीग अब आगे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लीग आगे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अब इस बातों से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि यह संभव नहीं था, यह एक असंभव सी शर्त थी जो आप मुस्लिम लीग को नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। इस बात पर जब ये चारों शर्तें मुस्लिम लीग के पास पहुंची तो पहुंचने से पहले ही यह बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजा जी को पता चली, श्री राजगोपालाचारी को, तो दोनों ने जवाहरलाल नेहरू को इस बात पर टोका। दोनों ने जवाहरलाल नेहरू को समझाते हुए कहा कि आप जो इलेक्शन पूर्व गठबंधन था उस गठबंधन के आधार पर आपको सरकार बनाना चाहिए और आपको मुस्लिम लीग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू का मत था कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लीग एक पार्टी के रूप में यहां से पूर्णतः समाप्त हो जाए। शायद यह इनकी एक बहुत बड़ी भूल थी जो मुस्लिम लीग को बहुत कम समझने की भूल कर बैठे। अब यह बात जिन्ना को भी पसंद नहीं आ रही थी। जिन्ना ने इसके लिए महात्मा गांधी से संपर्क करने का प्रयास किया। जिन्ना बार बार गांधी से मिलने का प्रयास करते रहे और गांधी जी जिन्ना से मिलने से बचते रहे। जिन्ना को लग गया कि महात्मा गांधी, चूंकि यह बात तो सब जगजाहिर थी कि कांग्रेस के कोई भी बड़े निर्णय में महात्मा गांधी से पूछे बिना कोई भी बड़ा निर्णय नहीं होता है और महात्मा गांधी जो चाहते हैं वही निर्णय उस समय लिया जाता है। जिन्ना ने फिर उस समय एक कांग्रेसी थे जो कि जिन्ना के मित्र भी थे और कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, जी.बी. खरे। जी.बी. खरे जो कि जिन्ना से भी जुड़े हुए थे और मुस्लिम लीग से भी जुड़े और कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस के
बॉम्बे प्रांत के, जो आज मुंबई शहर है, जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, एक पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका, उस बॉम्बे प्रांत के ये उस समय के प्रधानमंत्री चुने गए थे। आज जिसे आप मुख्यमंत्री समझते हैं, उस समय उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये बॉम्बे प्रांत के कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जो कि बॉम्बे प्रांत से चुने गए थे। तो ये जिन्ना से भी इनकी नजदीकी थी और कांग्रेस के तो बड़े नेता थे ही। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके माध्यम से गांधी जी के पास एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में इन्होंने विनती किया कि हमारे साथ, मुस्लिम लीग के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो एक तरफा विरोध हो रहा है, जो उनको साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है, उस पर बापू इंटरफेयर करें। तो जब ये चिट्ठी गांधी जी के पास पहुंची तो गांधी जी उस चिट्ठी में लिखते हैं, 22 मई 1937 की ये बात है। उस चिट्ठी में गांधी जी लिखते हैं कि जवाब में, मोहम्मद अली जिन्ना के जवाब में जब चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि श्रीमान खेर से मुझे आपका संदेश मिला, काश मैं कुछ कर पाता। मैं पूरी तरह से असहाय हूं। हाँ, लिखते हैं उसमें आगे कि हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अभी भी पहले की तरह एकदम प्रयासरत हूं और मुझे पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का भविष्य उज्जवल है। लेकिन ऐसा है कि मैं इस राजनीतिक अंधेरे में कोई उजाले की किरण नहीं देख रहा हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई उजाला मिल जाए। मतलब वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में उन्होंने जवाब दिया और सीधे उसको खारिज कर दिया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप इस राजनीतिक समस्या का समाधान खुद ढूंढिए। जिन्ना को यह बात बहुत हर्ट कर गई। साथ ही बार बार जिन्ना गांधी से मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन गांधी ने फिर जवाब में एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि कि जिन्ना जी, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिलिए। अब गांधी चिट्ठी लिखते हैं और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को किससे मिलने की सलाह देते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिलने की सलाह देते हैं। क्यों? यह भी एक राजनीति थी। कैसे? कि मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति ही इसी पर टिकी हुई थी कि वह यह मानते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और संपूर्ण भारत के मुसलमानों का मैं एकमात्र प्रतिनिधि हूं। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से किसी से मिलने जाना पड़े और जो कांग्रेस का एक बड़ा नेता हो और वो मुसलमान हो और उससे मैं बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं मानूंगा कि वह भी एक नेता है। अभी तो मैं मिलने जा रहा हूं तो वो नेता है और किस धर्म से है? मुस्लिम धर्म से। तो इसका मतलब कि वह भी मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाएगा। यह बात जिन्ना के पूरे पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए ही एक संकट के तौर पर थी कि जिन्ना अगर मौलाना से मिलने आते तो यह इनके लिए, इनके राजनीतिक कैरियर के लिए, इनके राजनीतिक विचार के लिए भी, जिस आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ रहे थे उस पर भी एक बड़ा चुनौती खड़ा हो जाता। इसका मतलब है कि गांधी चाह करके इनको वहां से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। कारण था मुस्लिम लीग का 1937 के इलेक्शन में बहुत खराब परफॉर्मेंस। गांधी को और नेहरू को यह लगने लगा कि इस परफॉर्मेंस से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग का मुसलमानों के बीच में भी जनाधार नहीं है और इसीलिए हम लोग मुस्लिम लीग को अब जितना जल्दी खारिज करके खत्म कर दें और जिन्ना को जितना ज्यादा हो यह एहसास करा दिया जाए कि आप अब हमारे लिए बहुत बड़े नेता के तौर पर यहां डिजर्व नहीं करते। यह बात जिन्ना को अपमानित करने वाली थी और साथ ही उनके पूरे मुस्लिम लीग का एक जो ढांचा था उसको भी यह बात बहुत पसंद नहीं आई। अंततः कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अलग करके संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम हुआ। दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो उदारवादी मुस्लिम नेतृत्व था, वह भी कांग्रेस से दूर हो गया। क्यों भाई?
क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह करके प्रसारित करना शुरू कर दिया, अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया कि देखो कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है और यह सिर्फ जैसे ही इलेक्शन पूर्व हमारा गठबंधन था और जैसे ही इलेक्शन में इनको बहुमत मिला, इन्होंने हम सभी मुसलमानों को बाहर ढकेल दिया। अब मुसलमानों के बीच में जिन्ना की छवि बढ़ने लगी, तो ऐसे में जो उदारवादी मुसलमान जो कि कांग्रेस के भी सदस्य थे और जो जिन्ना के विचारधारा से सहमत नहीं थे, उनको भी यह लगने लगा कि कांग्रेस में उनका अस्तित्व नहीं है और कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की फेवर कर रही है। साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा कि अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो हमारा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान हमें वोट देने वाले हैं और सारे मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना को वोट देंगे तो हमारी पॉलिटिकल करियर भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें अब मुस्लिम लीग के साथ मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो उदारवादी थे, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रवर्तक थे, जो चाहते थे कि भारत में ये एकता बनी रहे, वे भी विवश हो गए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के इस डिसीजन के बाद कि अंततः उन्हें भी मुस्लिम लीग की सदस्यता लेनी पड़ी। मुस्लिम लीग ने भी अपने इस इलेक्शन के बाद अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन किया और एक निष्कर्ष निकला। इंट्रोस्पेक्शन, अपनी जांच किया, अपने बारे में आत्मचेतना की अवलोकन किया और एक निष्कर्ष निकाला। जब उन्होंने सोचा कि भाई इस इलेक्शन में हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस का क्या कारण है, तो जब उन्होंने अपने कारणों को ढूंढना शुरू किया तो पाया कि कांग्रेस ने 1919 के बाद से, मतलब 1920 में कांग्रेस ने अपनी सदस्यता शुल्क कितना कर दिया था? 25 पैसा। 25 पैसा। और 25 पैसा सदस्यता शुल्क करने का परिणाम हुआ कि देश भर के जितने लोग थे, अधिकांश लोग, 25 पैसा कोई बड़ी मात्रा थी नहीं, अधिकांश लोग ऐसे ही कांग्रेस के मेंबर बनते चले गए 25 पैसा देकर के। तो ये जो चवनिया मेंबरशिप थी, इसके कारण कांग्रेस के एक्टिव मेंबरशिप में बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई थी, जबकि मुस्लिम लीग की सदस्यता शुल्क 500 रुपए थी और उस समय 500 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था जो सिर्फ राजे रजवाड़े और जमींदार ही अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए मुस्लिम लीग सिर्फ राजे रजवाड़े और जमींदारों की पार्टी बनकर के रह गई थी। यह बात इस इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने अनुभव किया और उन्होंने अब पॉपुलर राजनीति की ओर आते हुए और अपनी सदस्यता शुल्क घटाकर कितना कर दिया? 2 पैसा कर दिया। सोचिए, कांग्रेस का 25 पैसा और मुस्लिम लीग का 2 पैसा, 500 से सीधे 2 पैसा। इतना कम अमाउंट कर दिया कि सभी मुस्लिम, बड़ी स्तर पर मुस्लिमों ने अचानक से ही मुस्लिम लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली। जब आप किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो आप उस पार्टी के प्रति लॉयल हो जाते हैं और यही हुआ। मुस्लिम लीग का जनाधार, जो कि मुस्लिम लीग का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जो कुछ सैकड़े लोगों तक ही था, वह अचानक से ही बढ़कर के 5 लाख से अधिक लोग मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए। यह बात अंग्रेज भी देख रहे थे, उन्हें यह बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग मजबूत होकर के आगे बढ़ गई। जो उस समय भारत सचिव वर्किंग हेड थे, उन्होंने इंग्लैंड में सरकार को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखते हैं कि अब मैंने भारत में सांप्रदायिक स्थिति ऐसे पैदा कर दी है कि अब यह अनंत काल तक चलने वाली है और अब भारत में सांप्रदायिक स्थितियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि कांग्रेस कभी भी स्वयं को भारत का प्रतिनिधि साबित नहीं कर पाएगी और अब ब्रिटिश राज्य अनंत काल तक चलता रहेगा। सोचिए, अंग्रेज भी खुश हो गए। इस इलेक्शन ने जिन्ना को यह कह दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके या कांग्रेस के साथ जुड़ करके आपका भविष्य नहीं है, आपको कांग्रेस से दूर जाकर के ही अपनी राजनीतिक भूमिका बनानी होगी। और यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना अपने कट्टर राजनीतिक विचारों के लिए और ज्यादा उग्र हो गए और मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र, एक अलग प्रांत की डिमांड, एक अलग देश के डिमांड की ओर आगे बढ़ गए। तो 1937 का एक इलेक्शन जिसमें कि कुछ बड़े बड़े ऐसे निर्णय लिए गए
जिसने कि अंततः विभाजन की आधारशिला रख दी। पहला निर्णय जो सबसे बुरा निर्णय था कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बनाना, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ठीक है। दूसरा, चुनाव बाद लीग को धोखा देना। तीसरा, गांधी द्वारा जिन्ना को बार बार अपमानित करना। ये ऐसी गलतियां साबित हुई, ये ऐसी गलतियां थी जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेरणा दिया कि वह कांग्रेस से अलग होकर के भारत भर में एक अलग मुस्लिमों के लिए मजबूत पार्टी, मजबूत जनाधार वाली पार्टी बना करके मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात और जोर से उठाएं। सोचिए, मुसलमानों के लिए पहले से ही सीट रिजर्व थी, तो मुस्लिम लीग को अगर आप चुनाव में अपने आप को बड़ा दिखाना था, अपने अस्तित्व को दिखाना था, तो पीछे की जो मांग थी उससे आगे बढ़ना था। पीछे उनको सभी प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर सीटें रिजर्व हो गई थी, उससे ज्यादा सीटें रिजर्व हो गई थी। तो अब क्या मांग सकते थे? अब मांग सकते थे कि कुछ प्रांतों को मुस्लिम बहुल प्रांत घोषित किया जाए। और ज्यादा क्या मांग सकते थे? अगर और ज्यादा अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी दिखाना हो तो क्या मांग सकते थे? कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश दिया जाए। तो कांग्रेस ने चाहे अनचाहे में, या यो कहें कि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी भूल की जिसने कि अंततः मुस्लिम लीग को भारत के एक बड़े राजनीतिक मंच पर बड़ा नेता बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। यह भूल बहुत भारी साबित हुई। और इसके बारे में जो जवाहरलाल नेहरू के एक परम मित्र थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो लिखते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम। और इस आत्मकथा में वो लिखते हैं कि 1937 की जवाहरलाल की भूल बहुत बड़ी थी। और ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कोई पहली गलती की थी। मतलब वो जवाहरलाल नेहरू के मित्र हैं और वो लिखते हैं कि इस इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की वह बहुत बड़ी गलती थी और नेहरू ऐसी गलतियां बार बार करते रहे। आगे लिखते हैं इस किताब में कि अंततः यही भूल पाकिस्तान के विभाजन का एक कारण बनी। तो इससे पता चलता है कि हाँ, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य रहा होगा कि भारत में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक पार्टी है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन उनके निर्णय हमेशा उनका यह निर्णय एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और यह निर्णय कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ताकतवर बनाने में सिद्ध हुआ, जो अंततः भारत के विभाजन का कारण बना। तो इस तरीके से कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। आज हमने एक गलती की चर्चा करी, आगे कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर दूसरी और भी गलतियों की चर्चा करेंगे जिसने कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना को और ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए बाध्य किया। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक नए किसी ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।